वरुण भैया चाय कब तक आएगी? एक बार नीचे बोल देंगे उनको चाय के लिए। कैंटीन में बोल देंगे एक बार। इनू जी को नहीं, आप जाके बोल दीजिए ना, इनू जी को चाय चाहिए होती है। वंशिका जी, ऐसे तो सबको तलब लग जाएगी चाय की। यस सर। इसके बारे में भी आई थिंक वी कैन डिस्कस. नो इश्यूज, नो इश्यूज. I I did not want you to feel sorry for anything. This is how our brain function. हम उसी के बारे में आज बात करेंगे. uh, is my screen visible to all? यस सर। यस सर। यस Wonderful. सर। एक देखिए, जो भी हमारी लाइफ के हम डिसीजंस हैं, जो भी हमारे अंदर मोटिवेशंस हैं, जो भी हमारे अंदर जिसको कहते हैं मोटिवेशंस या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, कि हम जो है हमें किसी दिशा में कौन लेके जाता है, वो सारी चीजें इस ब्रेन के अंदर हो रही हैं. राइट. हम हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किससे हम आकर्षित होते हैं, किससे नहीं होते हैं. एक सिंपल से एग्जांपल, जैसा इन्होंने वंशिका जी ने अभी एक हमारे को एक सेंसरी स्टिमुलस दिया है. जो लाइफ में होती है चीजें ऐसे स्टार्ट होती हैं. राइट. थिंग्स स्टार्ट्स विद दिस बेसिक थिंग, सेंसेशन. राइट. हमारे को अभी सेंसेशन मिला कि someone is trying to order some tea for herself. अब हमारे को ये वर्ड सुना है that this is a tea is something that we can we all know about. तो ये जो सेंसरी इनपुट हमें मिला है थ्रू हमारे ईयर से, उसको जो है हमारा ब्रेन उसको परसीव करेगा, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन एरियाज में. राइट. हमारे ब्रेन में जो भी हमारे एसोसिएशन एरियाज होते हैं, जो हमें सेंसरी इनपुट मिलता है, उसको मीनिंग देने के लिए हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं. उससे हमें मीनिंग मिलता है उस सेंसेशन को. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर चाय को कोई और भाषा में कोई अगर पूछता कि मुझे चाय चाहिए, तो हमारे अंदर सेम इमोशन नहीं अराइज होते, हमारे अंदर सेम डिजायर नहीं अराइज होती, क्योंकि हमें दूसरी भाषा, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज में कोई मांगता चाय, हमें उस जो सेंसरी इनपुट था उसका मीनिंग नहीं पता, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. ठीक है. तो उससे हमारे ब्रेन में कोई हलचल नहीं होती. हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइनीज में जिसको चाइनीज नहीं आती है, अगर कोई ये कहे कि मुझे चाय पिलाइए, वो भी सेम है. कोई मुझे कहे कि आई लव यू, वो भी सेम है. कोई मुझे कहे आई हेट यू, वो भी सेम है. सो मेरे अंदर कोई इमोशन जनरेट नहीं होगा. राइट. सो हमारे को सेंसेशन जब मिलती है, उससे हमारे एसोसिएशंस बनते हैं. उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं उस सेंसेशन, उस परसेप्शन के बियॉन्ड. हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस हम उसको कहते हैं, लेकिन उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है. इसको हम सिंपली अगर याद करना चाहें तो इसको प्लेजर सिस्टम बोल सकते हैं. राइट. प्लेजर सिस्टम मींस जब हमें कोई ऐसा सेंसरी इनपुट मिलता है जिससे जो हमें लगता है, जिसको हम पहचान लेते हैं कि ये चीज जिसके बारे में बात हो रही है, अगर मुझे मिल जाए तो मुझे उससे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा. वो जो मजे वाली फीलिंग हमें होती है, वो होती है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, जिसको बोलते हैं प्लेजर सिस्टम. राइट. अब जब चाय की बात उठी, हम सबने सुनी, तो हमारे मन में एक इच्छा पैदा हुई, यार टाइम भी ठीक है, चाय पीने का मन हो रहा है ना. तो वो जो एक मोटिवेशन आई हमारे अंदर, जिसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन. वी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, दिस प्लेजर सिस्टम, हमारे अंदर एक इच्छा आई कि हमें चाय चाहिए. चाहिए मीन्स अप्रोच. जब हमें कोई चीज लगता है कि हमारे लिए मजेदार होगी या प्लेजरेबल होगी, तो हम उसको पाना चाहते हैं, या तो उस चीज को अपने पास लाना चाहते हैं या खुद को उसके पास ले जाना चाहते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं प्लेजर सिस्टम यानी अप्रोच सिस्टम. ठीक है. अब क्या होता है कि ये तो हो गया, लेकिन साथ में एक आता है, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, एमिगडाला होता है, और उससे रिलेटेड एरियाज. जो एमिगडाला होता है वो बेसिकली अवॉइडेंस सिस्टम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को चाय बड़ी पसंद थी,
लेकिन डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा जी आपके ना पेट में अल्सर्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग टी टू मच, राइट। तो अब उसका मन तो कर रहा है, न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस उसका जो प्लेजर सिस्टम है वो तो कह रहा है मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन जो उसका एमिगडला है यानी जो उसका अवॉइडेंस सिस्टम है उसको उसको ये इंफॉर्मेशन है कि चाय से पेट में एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल पहुंचाता है कि हमें चाय से दूर रहना है, हमें चाय को मतलब हासिल नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जब एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि हम जो है चाय को जो है पाना भी चाहते हैं, वी वांट टू टेक टी आल्सो, बट वी आल्सो साइमल्टेनियसली वी वांट टू अवॉइड टी आल्सो बिकॉज उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है या जब अमिगडाला या अवॉइडेंस सिस्टम स्टिमुलेट होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो हमारे अंदर फाइट या फ्लाइट रिएक्शन जनरेट होता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब है हमारे को अवॉइड करना है, जो चीज हमें डिस्कंफर्ट पहुंचा सकती है, दुख पहुंचा सकती है, परेशान कर सकती है, उसको हमें अवॉइड करना है। और अवॉइड करने के दो ही तरीके हैं, आप सब जानते हैं। मान लिया हमें किसी को अवॉइड करना है तो दो तरीके हैं। हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच आ गया, हमारे पास क्या तरीके हैं, या तो कॉकरोच को मार देते हैं जिसको बोलते हैं फाइट रिएक्शन, है ना, या उसको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं, या हम खुद कमरे से बाहर निकल जाते हैं और किसी और को बुला के लाते हैं कि भाई तुम संभालो इसको। इसको बोलते हैं फ्लाइट रिएक्शन। फ्लाइट सबने किसी किसी ने फ्लाइट ली होगी, सुना सबने होगा, उड़ना, यानी जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसको अवॉइड करना, उसको फ्लाइट बोलते हैं। दोनों ही जो चीजें हैं फाइट और फ्लाइट, उसका जो अंडरलाइंग बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम है। ये जो अवॉइडेंस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, एमिगडाला स्टिमुलेट हुआ, उसके थ्रू हमारे जो ब्रेन में एचपीए एक्सिस एक्टिव हो जाती है। एचपीए एक्सिस अगर आपने सुना हो, ये जानना जरूरी इसलिए है कि these are the basics of human brain functioning, these are the latest advances in the human brain functioning, जिससे आपको जो आपकी जो फैमिलीज है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, राइट। एड्रेनलिन जो एचपीए एक्सिस है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। इसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिकोसोल, जिसको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, कोर्टिकोसोल रिलीज होता है, कोर्टिसोल, जिससे वो आगे जाता है, वो एड्रेनलिन को सिक्रीट करवाता है जो कि हमारे सुप्रारिनल ग्लैंड में होती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, राइट। इसको सिग्नल मिलता है कोर्टिसोल से। जो एड्रेनलिन है, हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंजाइटी। एंजाइटी का जो कॉज है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इफेक्ट है वो सेम होता है। हमारे को एंजाइटी फील होती है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, है ना। आपने मूवीज में देखा होगा जब कोई टेंस सिचुएशन होती है उसमें दिखाते हैं कि जो एक्टर्स है ना वो पसीने पहुंच रहे हैं, राइट। ट्रेमर्स होते हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। जिन्होंने स्टेज एंजाइटी एक्सपीरियंस की हुई है, दे नो ऑल दीज सिम्टम्स रियली वेल। जिनको थोड़ा सा लिफ्ट में क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, दे नो दीज सिम्टम्स वेरी वेल, क्योंकि दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो एंजाइटी के होते हैं। irrespective of the cause of anxiety, the symptoms are more or less the same. जो डिफरेंस होता है वो कॉग्निटिव सिम्टम्स में होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो सारी, अब अल्टीमेटली जो एंजाइटी भी हमारी रेज हो गई, लेकिन हमारा चाय पीने का मन भी हो रहा है। अल्टीमेटली वी हैव टू टेक अ डिसीजन, है ना। हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमें चाय इस वक्त पीनी है या नहीं पीनी है, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। वो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक कैलकुलेशन बेस्ड आउटपुट होता है, और वो कैलकुलेशन होती है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। एक एरिया होता है जो हमारे फ्रंटल लोब में होता है। ये फ्रंटल लोब हमारा यूनिक है। सारे एनिमल्स में अगर आप देखेंगे, वी हैव द प्रोपोर्शनेटली बिगेस्ट फ्रंटल लोब, राइट। और उसमें एक कैलकुलेशन होती है, इस एरिया में कैलकुलेशन होगी कि चाय पीने का मजा ज्यादा है या फिर चाय पीने का जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा, यानी एसिडिटी, पेन एब्डोमेन, वो चीजें ज्यादा होंगी। ये हमारा ब्रेन कैलकुलेट करेगा।
लेकिन उसके लिए हमारा ये एरिया जो है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इंटैक्ट होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस मतलब वैल्यू करना, किसी चीज को कितनी वैल्यू दी जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मान लिया 2 डिशेस रख दी जाती है, एक में रसमलाई है ना, और एक में जो है आपका लेट्स से रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है। आपके ब्रेन को उनको वैल्यू असाइन करता है ब्रेन आपका, राइट। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उनको वैल्यू असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 के स्केल पे वो कहेगा कि रसमलाई में 100 में से 90 मजा आएगा, वेरेज गुलाब जामुन में 100 में से 80 मजा आएगा। मजा दोनों में आ रहा है, लेकिन एक में ज्यादा है, एक में कम है। ये जो कैलकुलेशन हो रही है, ये हो रही है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, और इस सिस्टम को बोलते हैं वैलेंस। वैलेंस मतलब टू वैल्यू समथिंग, वैल्यू लगाना, आंकना, मूल्य आंकना जिसको कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। एक बार थोड़ा सा बताइए, ये चीजें क्लियर हो रही है कि कंफ्यूजन है थोड़ा सा? क्लियर हो रही है सर। क्लियर है सर, चलिए, समझ में आ रहा वंडरफुल है। है ना। डिटेल में क्वेश्चन बाद में भी पूछेंगे ऑफ कोर्स, बट जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ, तो थोड़ा क्लियर होना। Sir, is it something like id, ego and super ego sort of thing? आई थिंक उसको अभी हम फ्रॉइड साहब को गुजरे हुए काफी टाइम हो गया है, और उनको हम उनकी हालत पे थोड़ा क्योंकि सा छोड़ उसमें भी देते हैं। यही है ना कि मतलब you want something, फिर उस पे you decide whether you should take it or not, and then you analyze it and then something. Is it? आप ठीक कह रहे हो। जो यहाँ तक प्रोसेस हुआ है वो मोर और लेस इड, ईगो और सुपर ईगो में हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, बट जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है, नाउ देयर इज अ न्यू ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइंसेस which is saying that all those theories had some partial importance in the decision making, but the latest advances say जो neuroeconomics जो है, the way our brain calculates various things and take decision, है ना। हम थोड़ा सा एडवांस ब्रेन फंक्शनिंग को जानने की इस बार कोशिश करेंगे, बट यू कैन से देयर आर सम सिमिलरिटीज which are related to id, ego and super ego, but there are some falsities, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, राइट। Thank you. वंडरफुल। सो अब क्या हुआ कि हमने बैलेंस कर लिया, हमने असेस कर लिया। ये जो असेसमेंट अब तक हुआ है, वो असेसमेंट प्राइमरीली होता है इमीडिएट कंफर्ट, इमीडिएट प्लेजर वर्सेस इमीडिएट डिस्कंफर्ट, राइट। उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं रहता है इस वैल्यूएशन में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इमोशन कंट्रोल है, राइट, वो डिसाइड करता है कंटेक्स्ट में। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये सिर्फ मजे या डिस्कंफर्ट के बेसिस पे तो नहीं ली जा सकती। देयर आर सो मेनी अदर वेरिएबल्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, अभी हमें ये भी देखना है कि हमारा लेक्चर चल रहा है ना। लेक्चर हो गया, हम कहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास चाय बनाने को है कि कोई ऑर्डर करके आ सकता है। दीज आर कॉल्ड कंटेक्चुअल इश्यूज। कंटेक्चुअल मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज। हम किस सिचुएशन में है, कंटेक्स्ट मतलब सिचुएशन। क्या जो हमारा प्लेजर वाला पार्ट था या डिस्कंफर्ट वाला पार्ट है, वो यूजुअली जो है कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन को टेक केयर नहीं करता है डिसीजन मेकिंग के टाइम। उसके लिए हमारा ये एरिया जिसको बोलते हैं डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट, ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ के करीब होता है। जो वेंट्रोमीडियल है वो ब्रेन के बीच में होता है। डोर्सोलेटरल ये बाहरी वाला एरिया रहता है। ये भी फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, बट डोर्सोलेटरल बोलते हैं इसको। ये एरिया कंटेक्स्ट को ध्यान में रखता है, यानी एनवायरनमेंट कैसी है, क्या इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, लेक्चर के बीच में, जहां हो सकता है वीडियो ऑन करना पड़ जाए, वहां पे चाय पीना ठीक है कि नहीं है, राइट। या फिर आप लर्नर हो या टीचर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लर्नर हो, आपको प्राइमरीली सुनना है, तो शायद आप जो है चाय पी पाने में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब मैं चाय रख लूं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चाय पीऊंगा, है ना। तो ये जो है कंटेक्स्ट को वो इवेल्युएट करता है, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका जो सिंपल नाम है, जो कि ब्रेन उसमें बोलते हैं रेगुलेटरी सिस्टम, राइट। कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं बोलते, रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेगुलेशन क्या होता है, आपने रेगुलेटर्स देखे होंगे घरों में, है ना।
तो वो सिर्फ उस स्पीड को कम करने का काम नहीं करते हैं, स्पीड को बढ़ाने का भी काम करते हैं, राइट। सिमिलरली किस वैल्यूएशन को बढ़ाना है या किस वैल्यूएशन को कम करना है, वो काम भी ये रेगुलेटरी सिस्टम करता है, इसलिए इसका नाम रेगुलेटरी सिस्टम है। कंटेक्स्ट को ये चीज ध्यान रखता है। दूसरा आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। सम पीपल आर टू फोकस्ड ऑन द रूल्स। फॉर एग्जांपल, मुझे क्लास के बीच में चाय नहीं पीनी है ना। अब कुछ लोगों के रूल्स है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सही है कि वो देयर आर रूल्स, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी हमारे ये रेगुलेटरी सिस्टम के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, राइट। अब जो हमने देखा एसिडिटी वाला पार्ट या प्लेजर वाला पार्ट, वो मोर और लेस इमीडिएट है, राइट। बहुत सारी चीजें ना डिलेड होती हैं। डिलेड मतलब जिसको डायबिटीज है ना, उसको एसिडिटी नहीं होती है। एक तरफ उसका मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि चाय की बात छिड़ गई थी, है ना। चाय पीने का मन है, लेकिन वो जो है वो डायबिटिक भी है, राइट। अब जो डायबिटीज के इफेक्ट्स हैं वो इमीडिएट नहीं होते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। जो इफेक्ट ऑफ डायबिटीज है या एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायबिटीज है वो आएंगे लॉन्ग टर्म में, महीनों बाद, साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद, है ना। अब क्या होता है कि वो इफेक्ट तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो है बहुत दूर। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि चांद जो है तो हमारे नजदीक सूरज के मुकाबले, है ना, लेकिन मोरलेस साइज हमें बराबर लगता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई आया है। स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मैं यार वो पीजीडीएम की क्लास ले रहा हूँ, है ना। 1 o'clock तक क्लास चलेगी, है ना। उसके बाद बात कर सकते हैं। और अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, है ना। 1 बजे। राइट, सो हम डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट्स जो कि लॉन्ग टर्म में आने हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि जो सन है, दूर होने के बावजूद भी, वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी छोटे साइज का लगता है। इट इज नॉट अ वेरी गुड कंपैरिजन, बट स्टिल वी कैन टेक इट एज अ कंपैरिजन। सिमिलरली, चाहे बहुत ज्यादा नुकसान क्यों ना हो, अगर वो बहुत दूर है, इमीडिएट उसमें नहीं है, तो ब्रेन में उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है और डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से हो जाती है, राइट। कुछ लोग जो है डायबिटिक होंगे, लेकिन इफेक्ट लॉन्ग टर्म होंगे, उनका ब्रेन उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनका ब्रेन कहेगा चाय पीने में कोई नुकसान नहीं, चाय पी लीजिए, राइट। लेकिन कुछ लोग जो रिलेटिवली, जिनका ये डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसको रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो दूर है, मतलब वो मैच्योर है, तो वो जो दूर के इफेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई कर देगा ब्रेन में मैग्नीफाई कर देगा। तो जो डिसीजन मेकिंग है, वो जो पलड़ा था ना, उसमें जो दूर के इफेक्ट है उनको बड़ा कर दिया, तो पलड़ा अवॉइडेंस की तरफ झुक गया। अवॉइडेंस की तरफ झुकने का मतलब है कि दैट पर्सन विल अवॉइड द टी। अरे सिंपल है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसमें आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। अब क्या हुआ, एक तरफ इच्छा है, एक तरफ मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी में ये डिसाइड होगा कि चाय नहीं पीनी, बट कैन देयर बी अ सॉल्यूशन थ्रू विच वी कैन एंजॉय द प्लेजर ऑफ हैविंग टी एंड साइमल्टेनियसली अवॉइड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ड्यू टू डायबिटीज। तो उनका ब्रेन जो है वो चलेगा और वो मैच्योरिटी कंटेक्स्ट बेस्ड डिसीजन लेगा कि मुझे शुगर की जरूरत नहीं है, मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के टी को एंजॉय कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट। तो उस केस में वो उस तरीके से उनका मैच्योरिटी की वजह से एक रैशनल डिसीजन हो गया। जो रैशनल वाली चीजें वो इसी तरीके से ब्रेन में कैलकुलेशंस होती हैं। कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें शायद समझ में नहीं आती हैं, बट मोर और लेस it is a decision making where we have to take care of the context, that is our environment, take care of the rules that we have in our brain,
and take care of the long term goals, right? इसमें कोई डाउट किसी को? Am I audible? Yes, sir. Yeah, No please doubt. tell if there is any doubt or not. No, sir. Wonderful. So now how can we apply this, in our family therapy and this course, and why is it relevant to us? Right. In our lives, what is the unit of family? Sorry, unit of family therapy. फैमिली थेरेपी की शुरुआत फैमिली से होती है, राइट? और फैमिली कैसे बनती है? With its members, the biological and the ones that are, we are married off to with the members. वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया. शादियों के बगैर भी जो है फैमिलीज हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं. पहले फॉर एग्जांपल लेट्स से अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन, outrightly I would like to point out certain things. अभी तक जो हमने बातें की वो मोर लेस साइंटिफिक भी हैं, क्लियर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दे आर अंडरस्टैंडेबल. लेकिन जो हम बात करेंगे दे आर आल्सो साइंटिफिक, बट दे विल नॉट बी प्रोबेबली बी पॉलिटिकली करेक्ट. जो बातें अभी होंगी डिस्कशन में जो कि फैमिली और फैमिली थेरेपी से जुड़ी हुई हैं, दे मे नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट. They will not be based on the idealistic view of the world, but they'll be based on the realistic view of the world. जो हकीकत है, जो सच है, जो कोर ट्रूथ है, which we cannot avoid, we can only manage, right? हम उनके बारे में बात करेंगे. शुरू करने से पहले ये बताइए, which आपने इतना कुछ फैमिली इतने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपको यू ऑल आर सो एक्सपीरियंस्ड, बहुत सीनियर लोग भी हैं यहाँ, डॉक्टर्स में बाकी सारे लोग भी हैं. Do you agree with this statement that this world is a hostile place? Nature is very hostile. Do you agree with this? Yes or no? कोई नहीं, no बोलना है, no भी बोल सकते हैं, कोई Yes, बड़ा sir. Everybody has to some fight for extent, their yes. survival. So it is a hostile place. To some extent, yes. Some extent, yes. Okay, wonderful. So we all agree that there are some problematic things in the world, which can create trouble for us. जो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन की हमने बात की थी, वो बेसिकली उन्हीं सिचुएशंस को डील करने के लिए बना था, राइट? वो ब्रेन एरिया इसलिए बना था. I'll stop sharing the screen, right, and I will continue with the interaction. फिर भी अगर किसी को वो ब्रेन एरियाज के बारे में वो करना हो, you can ask me to share the screen again. तो अब हुआ क्या, when मैरिज, जब हम जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, तो मैरिज तो साथ में एवोल्यूशन के साथ नहीं आई थी, कि आई थी, है ना? नहीं आई थी. नहीं सर. So marriage was a construct which developed later on. Earlier there was no construct related to marriage, right? As per evolutionary psychology, which will interpolate through the eyes of neuroeconomics. Neuroeconomics जो हमने अभी discuss किया है ना, that is the core neuroeconomics, right? And we'll try to understand how the theory of evolution got modified through our brain, and the way our brain functions, the way the brain of no other animals functions. This is unique to humans. कोई और एनिमल, कोई और इस तरीके का वो नहीं है लिविंग बीइंग जिसका ब्रेन ह्यूमंस के तरीके से फंक्शन करता है. ये तो क्लियर है, आप देख चुके होंगे, है ना? और वो जो फंक्शनिंग है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूरो इकोनॉमिक्स जो हमने आपसे डिस्कस किया है. लेकिन हाउ डज न्यूरो इकोनॉमिक्स ऑफ आवर ब्रेन चेंज द वे आवर एवोल्यूशन हैपेंड, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये बातें हुई हैं, हमेशा हुई हैं, है ना? डार्विन ने बड़ा प्रूव भी किया है उस चीजों को. बट सून डार्विन रियलाइज्ड कि कुछ चीजें ऐसी हैं
जो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में फिट नहीं बैठ रही, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो मोर होते हैं उनके ब्यूटीफुल विंग्स होते हैं, आपने देखे होंगे ना, मोरनियों के नहीं होते, मोर के होते हैं, देखे होंगे आपने, हाँ जी जी सर। सर। Yes, sir. राइट। डार्विन सेड, ही प्रपोज्ड कि यार जो इतने ब्राइट उसके विंग्स हैं, दे इट इज it can make the more peacock very conspicuous in the presence, यानी सबको उसकी प्रेजेंस बड़ी क्लियरली नजर आ जाएगी। और जिस शाकाहारी एनिमल, बर्ड या इस तरीके का जो है, उसका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हुआ? व्हाई दैट ट्रेट गॉट सिलेक्टेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन? क्योंकि वो तो बहुत जल्दी उसको तो शिकार हो जाता, फिर भी वो ट्रेट कैसे सिलेक्शन में आई? Based on that, he added on to the theory of survival of fittest to its value in the procreation. Procreation समझते हैं आप? प्रोजेनी को बर्थ देना और अपनी जेनेटिक जो मेकअप है उसको आगे बढ़ाना। क्लियर है? यस सर। वो जो मोर के बड़े बड़े पंख थे, सुंदर सुंदर पंख थे, उसने उनको हेल्प की है प्रोक्रिएशन में। यानी मोरनी जो थी, उन्होंने उन मोर को, पीकॉक्स को, पीहेंस ने उन पीकॉक्स को चूज किया जिनके पंख बड़े थे, जिनके पंख ज्यादा सुंदर थे, जो डांस अच्छा करते थे, है ना। बेसिकली इट शोड द पीहेंस गेस्ट दैट दीज आर द पीकॉक्स हु आर हेल्दियर देन द अदर पीकॉक्स। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यस सर। नो सर। So that trait helped in, in the procreation, that is transmitting of genetic makeup from one generation to another. अब जिसका जेनेटिक मेकअप ट्रांसफर नहीं होगा वो तो डेडलाइन हो गया, डेड एंड हो गया ना। तो वो ट्रेट तो आगे कितना भी अच्छा हो सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर वो प्रोजेनी में नहीं आया, वो ट्रेट तो वहां खत्म हो गया, वो जेनेटिक मेकअप वहां खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? तो उसमें क्या था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अलावा हो सकता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो दूसरे पीकॉक रहे होंगे जिनके पंख सुंदर नहीं थे, लेकिन सिंस वो सर्वाइव तो कर गए, लेकिन वो प्रोक्रिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेट सिलेक्शन में आया वो था सुंदर पंखों वाला, जो कि प्रोजेनी में ट्रांसफर होता रहा। अब मुद्दा क्या था, फॉर ह्यूमंस में क्या था, व्हाट वाज यूनिक इन ह्यूमंस? यूनिक ये था कि अगर मान लिया ह्यूमंस ने, फॉर एग्जाम्पल, बर्थ का जो 9 मंथ का जो सारा इशू था कि भाई उसको पेट में रखना है बच्चे को, मैमल्स, ह्यूमंस आर मैमल्स बेसिकली, उनको वो करना है, तो उनको क्या करना होता था, चूज करना होता था। दे वुड चूज अ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल पार्टनर, जिससे वो प्रोक्रिएट करते थे, जिसके साथ और प्रोजेनी को बर्थ देते थे। बट गिविंग बर्थ अलोन वाज नॉट सफिशिएंट, है ना। जो प्रोजेनी है, आपने कभी डिस्कवरी में देखा है जो बाकी एनिमल्स है उनकी प्रोजेनी कितना जल्दी सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है? किसी ने देखा है? यस। क्या उनकी एनिमल्स की प्रोजेनीज जो बर्थ होता है, बेबीज होते हैं, वो जल्दी सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं कि ह्यूमंस के सेल्फ सफिशिएंट जल्दी हो जाते हैं? सर एनिमल्स के जल्दी हो जाते हैं। किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है? राइट। सो वो जो एवोल्यूशनरी ट्रेट था, जो कि मदरहुड का आप कह सकते हैं, या ममता जो एक इमोशन, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन आफ्टर सर्वाइवल, फीलिंग ऑफ सर्वाइवल, राइट। अब हुआ क्या कि वो जो सर्वाइवल वाला था, वो विल टेक केयर ऑफ द ऑफ द बेबी, है ना। मदर्स ने उनको रखा, दैट फीलिंग ऑफ मदरहुड, ममता की जो फीलिंग थी, दैट गॉट एवोल्यूशनरी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसा ही हुआ है, नेचर ने ऐसा बनाया, इट गॉट एवोल्यूशनरली सिलेक्टेड, सिलेक्ट हुआ है। जो अपने प्रोजेनीज को बचा पाई, फीमेल्स, अपनी डेडिकेशन, केयरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, उसकी वजह से उनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में परकोलेट कर गई। सो वो जो जेनेटिक मेकअप था, जो ममता वाला जीन्स थी, है ना, वो आगे
जेनेटिक मेकअप में आती रही, राइट. इट गॉट सिलेक्टेड ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी सिलेक्शन प्रोसेस. अब मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि सिलेक्शन ऑफ अ गुड मेट, राइट. सिलेक्शन ऑफ अ गुड मेट जो था वो रिलेटिवली इजी था, क्योंकि गुड मेट तो सिंपल है भाई, आपको पता लग जाता है कौन रिसोर्सफुल है, कौन स्मार्ट है, कौन इंटेलिजेंट, वो तो बड़ा क्लियर था. लेकिन soon it was realized emotionally that selecting a good mate is not sufficient. We have to have, for good survival, we have to make sure that our partner continue to stay with us, that our partner continue to stay with us through late life. अब आप इसको सर्वाइवल के हिसाब से देखें, which child has a better chance of survival? हम सिर्फ सर्वाइवल की बात करें. We are not talking about happiness, unhappiness and all those, good important construct of course, but right now we are not talking about that. We are only talking about the survival benefit. Survival किसका ज्यादा था? Those children who had only one parent with them, or those children who had both parents with them? So both. Right. So there was a need to find mates who are not only good and healthy and smart, whatever, but those who also were willing to dedicate themselves to single partner. Clear है? अब ये जो चीज थी, ये जो डिजायर था, है ना, फीमेल के पर्सपेक्टिव का, that they needed a partner who would not only would willing to procreate. For example, willingness to procreate तो आप किसी को बोल दो. अगर आप सलमान खान या शाहरुख खान लगा लो, बहुत फीमेल्स फैन रही हैं उनकी, और they had a huge crush on after DDLJ especially. अब वो जो डेडिकेशन है वो तो शाहरुख खान एक के साथ ही कर सकता है, और उसने डिसाइड कर लिया तो गौरी खान के साथ करना है. लेकिन क्या उसको अगर सिर्फ प्रोक्रिएट करना होता, डेडिकेट नहीं करना होता, तो वो कितने लोगों के साथ प्रोक्रिएट कर सकता था? प्लीज, ये थोड़े से अनकंफर्टेबल है, लेकिन आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ एंड वी शुड डिस्कस, बिकॉज ये इश्यूज आपकी फैमिली काउंसलिंग में, मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ही आएंगे, और ये पक्का आएंगे. Sir, as many those are interested. Exactly. अब क्या था? There were females who were interested in, Shah Rukh Khan, let's say, and there were many who were able to get Shah Rukh Khan, but Shah Rukh was not willing to commit with them. वो commit नहीं करना चाहता था because he was already committed to Gauri Khan and all. तो हुआ क्या कि those females had a knowledge that I could get Shah Rukh Khan, but that fellow is not willing to commit to me. इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ आपका बहुत ही अच्छा पार्टनर है who is interested in you, right, but is not willing to commit. उसके कंपैरिजन में एक और पार्टनर है जो कि थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है टू द मेन पार्टनर, जो जिसमें हमारा मेन इंटरेस्ट है. एक और पार्टनर है जो हमें ठीक लगता है बट ही इज नॉट दैट गुड. जो भी रीजन है, गुड के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो स्मार्टनेस हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, केयरिंग हो सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वी हैड टू चूज. देयर इज द पर्सन हु इज मोर रिसोर्सफुल या मोर वैल्यूएबल, जिसको हमने कहा ना वैल्यूएशन वाला पार्ट. वो वैल्यूएबल तो मोर है, बट वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते, यानी लॉन्ग टर्म वाला जो इफेक्ट आ गया. Whereas so many a times women had to settle for a person, for a mate who was not as valuable but he was willing to commit. Conflict clear हो गया. उनको सेटल करना पड़ा एक सब स्टैंडर्ड मेल से के साथ जो कि विलिंग है कमिट करने के लिए, यानी उसको अपने इमीडिएट प्लेजर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए. क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पर ये मोर लेस एवरी इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरी फीमेल आउट देयर. ठीक है,
अब मुद्दा क्या था कि मेल्स में क्या चल रहा था, फीमेल्स का तो क्लियर हो गया, दे वर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट कि एक तरफ तो बहुत अच्छा स्मार्ट लड़का मुझे इंटरेस्ट शो करता था मेरे अंदर, और लेकिन अब मुझे शादी इससे करनी पड़ रही है, ये सब स्टैंडर्ड। बट एनीवेज दे हैड टू सेटल फॉर इट। बट व्हाई डिड मेल वेंट फॉर इट? मेल्स की क्या जरूरत थी भाई? जो पार्टनर था, शी वाज विलिंग टू टेक केयर ऑफ द प्रोजेनी, है ना। फीमेल्स के पास एक और इश्यू क्या था कि दे हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू प्रोक्रिएट। जैसा आपने कहा, शाहरुख कैन प्रोक्रिएट विद सो मेनी women, बट women कैन ओनली प्रोक्रिएट विद लिमिटेड नंबर ऑफ अपनी लाइफ में अगर हम मान ले 15 years to 45 years, roughly 30 pregnancies women can bear at maximum, which is not even biologically possible, in the sense कि बहुत सारे issues आ जाएंगे। अगर बहुत ही हम उसको ना उस हिसाब से देखें तो 3-4 at max, बहुत ही रेयर केसेस में 10-12 प्रेगनेंसीज थ्रू आउट लाइफ टाइम फीमेल्स में मिली हैं। सो दे हैड टू चूज, राइट। मेल्स में ऑन द अदर हैंड देयर वाज नो लिमिटेशन। सो फ्रॉम सर्वाइवल बेनिफिट, यानी प्रोक्रिएशन ऑफ द जीन, उनके लिए फायदा ये था कि दे कुड प्रोक्रिएट विद एज मेनी फीमेल्स एज पॉसिबल। उनका जेनेटिक मेकअप उतना ही ज्यादा आगे जाएगा, उनकी जो सर्वाइवल ऑफ द जीन मेकअप can be more if they can procreate with as many females as possible, right? So उनके अंदर ये था, they had a problem with commitment. They had a problem with commitment because genetically, evolutionary, it was not conducive to their propagation of their genes. Propagation of genes जो main aim है survival के लिए, वो उनका purpose पूरा नहीं हो रहा था। But एक और problem थी। Problem क्या थी? That females were only willing to unite with partners who were willing to commit. अब ये conflict आ गया। Whereas there are impulses to procreate with as many females as possible in males, they were getting opportunity to procreate with only if they would like to commit to that person. Clear है? Commitment का कैलकुलेशन के हिसाब से एक और फायदा क्या था, एक और प्रॉब्लम क्या थी मेल्स की? मेल्स की प्रॉब्लम ये थी कि फीमेल्स के केस में देयर वाज नो डाउट ऑन मैटरनिटी। मैटरनिटी पे किसी को डाउट है? होता है कभी लाइफ में, और दैट इज ये बच्चा बर्थ लेने के बाद ये बच्चा किसका है? क्या उसको मैटरनिटी में कभी डाउट होता है कि माँ कौन है इसकी? क्या बच्चे की माँ को लेकर कभी कोई डाउट होता है? नहीं सर, नहीं होता है ना। सो उनको कभी कोई डाउट नहीं होता, बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ओन बॉडी, सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डाउट इन इट। बट मेल्स ऑन द अदर हैंड हैड दिस प्रॉब्लम। उनको ये प्रॉब्लम था कि पैटर्निटी इज नॉट श्योर, मैटरनिटी इज श्योर बट पैटर्निटी इज नॉट श्योर, राइट। अब हो क्या रहा था? थ्रू एवोल्यूशन, दोज मेल्स who were able to ensure the paternity, their gene could propagate. थोड़ा confusion तो नहीं हो रहा है? Yes, No, sir. As in you're trying to say that only those males, as in those who are able to actually give birth to a child, they could only be fathers. But then, sir, this is like, then there could be multiple fathers as well. There could be multiple people who can actually give birth. So I did not really understand this point. Agreed. You're absolutely right. The point is कि whether a person was able to, from a female, of course many fathers can bear the child with a particular, but क्या वो एक पर्टिकुलर मेल जो है वो प्रोक्रिएट कर पाया कि नहीं कर पाया किसी एक फीमेल के साथ? मुद्दा ये था, ठीक है। उसके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ensuring paternity, right, and the female desire of willingness of the commitment from the male partner, इसको जो है it had to become part of our emotions. अगर वो हमारे इमोशंस का पार्ट नहीं होगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमें मीठा खाना अच्छा क्यों लगता है? नमकीन खाना अच्छा क्यों लगता है? एनर्जी से भरपूर तला हुआ खाना क्यों अच्छा लगता है?
ऐसा नहीं है ये बाय डिफॉल्ट है। ह्यूमंस में सारी चीजें इसलिए अच्छी लगती हैं बिकॉज इट हैज कोर जेनेटिक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। जो लोग इधर उधर खराब खाते रहे वो एक्सपायर कर गए, जिसने जहर वाला खा लिया जो कड़वा था वैसा था वो एक्सपायर कर गए, जो मीठा खाते रहे राइट या वो खाते रहे जिनकी चॉइस अच्छी थी वो सर्वाइव करते रहे। सो आवर इमोशंस, आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप टू सूट द नीड ऑफ आवर सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन राइट। तो सिमिलरली हमारे अंदर एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जिसमें अगर मेल कमिट करता है और फीमेल कमिट करती है, दे वर एंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव एंश्योरिंग पैटर्निटी। तो उनके जो पर्पस है वो फुलफिल कर रहे थे, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, वो डिसीजन से नहीं होगा, उसके लिए डीप इमोशन चाहिए। तो उसके लिए जो इमोशन आया आप गेस कर सकते हैं वो क्या होगा? You all can guess which the emotion which help us to remain committed to a partner. क्या है वो इमोशन? Love. Is it love Wonderful. towards the other? लव। लव इज अ कॉम्प्लेक्स इमोशन जिसमें जेलेसी भी आती है, जिसमें पोजेसिवनेस भी आती है, जिसमें और सारी कॉम्प्लेक्स से इमोशंस आते हैं, बट देयर पर्पस इज सेम। देयर पर्पस इज सेम टू एंश्योर पैटर्निटी फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव एंड टू एंश्योर कमिटमेंट फ्रॉम द पार्टनर फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव। क्लियर है? जब जब हमें इन चीजों पे डाउट होता है तो हमारा प्यार फ्लक्चुएट करता है, या हमें सामने वाले की इमोशंस को वेदर द अदर पर्सन लव अस और नॉट उस पर डाउट आ जाता है। क्लियर है? सो लव इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन कि यार ये मतलब मूवीज में दिखाते हैं वो करते हैं, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ लव डेफिनेटली जो है मूवीज में कुछ कुछ दिखाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली लव इज अ वेरी हार्डकोर डीप इमोशन हैविंग एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन ह्यूमंस। जब आप फैमिली थेरेपीज में जाएंगे ना या मैरिटल थेरेपी में जाएंगे, आपको बहुत सारे मुद्दे इन चीजों से जुड़े हुए मिलेंगे। डेडिकेशन ऑफ द पार्टनर, कमिटमेंट ऑफ द पार्टनर, वेदर अ पार्टनर इज लविंग मी और नॉट, वेदर इज स्पेंडिंग रिसोर्सेज और नॉट, रिसोर्सेज कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, है ना। फैमिली चिल्ड्रन का टेक केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई डाउट दैट माई पार्टनर विल लीव मी। आप समझ रहे हैं? यही सारे जो इश्यूज हैं जो कि उस टाइम शुरू हुए थे वो स्टार्ट होते हैं। अब थ्रू इयर्स क्या हुआ, वी वर डिपेंडेंट ऑन इमोशन ऑफ लव टू चूज द पार्टनर ऑफ आवर चॉइस। वी वर डिपेंडेंट ऑन इमोशन ऑफ लव, ठीक है, टू चूज अ पार्टनर ऑफ आवर चॉइस। अब मुद्दा क्या होता है कि हमने जो है ये देखा कि एक तरफ हमें रिसोर्सफुल इंसान चाहिए, रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपने मूवीज में भी देखा होगा, देयर इज अ पार्टनर जो ही इज डेडिकेटेड, इमोशनली डेडिकेटेड टू कमिट, राइट, कि आई विल कमिट थ्रू द एंड ऑफ माय लाइफ, राइट, बट ही डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। There is another person who has the immense resources, but who is not willing to 100% dedicate those resources to the progenies. अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि whom to choose, किसको चूज करें। अब रिसोर्सेज है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, तो उस डेडिकेशन का फायदा ही क्या अगर कुछ सप्लीमेंट है ही नहीं। क्या फायदा उस डेडिकेशन का? एक आदमी अगर मान लिया, लेट्स आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, अल्कोहल लेता है, अल्कोहलिक है ना, सवेरे पीना शुरू कर देता है, घर पे कोई नया पैसा नहीं लाता है ना, डेडिकेटेड है, पर डेडिकेटेड मतलब किसी और फीमेल की तरफ नहीं देखता है, किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाए हैं, है ना, फैमिलीज को, अपनी मदर्स पेरेंट्स को भी छोड़ दिया है, लेकिन अपनी वाइफ के साथ डेडिकेटेड है, लेकिन ना तो रिसोर्सेज ला रहा है और ना ही दारू पी के पड़ा रहता है। डू यू थिंक इट इज अ गुड पार्टनर? ही इज अ गुड पार्टनर despite being the dedication? No, sir. No, sir. No. So just dedication alone was not sufficient, there had to be resources, right? Love gives more value to dedication. Love gives more value to dedication क्योंकि वो हमारा ना इमोशनल ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। अदरवाइज we continue to feel helpless, continue to feel uncertainty,
और उसके चलते वो डेडिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट हाउ टू गेट अ डेडिकेटेड मेट, इट्स अ ह्यूज इशू. और वो आज भी चल रहा है और वो लाइफ लॉन्ग चलेगा. मतलब जब तक ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है वो चलेगा. वो हमें एक्सेप्ट करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे. अब इसको एक स्टेप आगे ले जाते हैं कि हमें एक पार्टनर मिल गया, ठीक है, हमें प्रोजेनी भी मिल गई, ठीक है. प्रोजेनी भी कोई प्रैक्टिकल इशू नहीं है, लेकिन प्रोजेनी एक इमोशनल इशू है, क्योंकि वो लोग, वो जेनेटिक मेकअप आगे चलता रहा जिनके अंदर प्रोक्रिएट करने की इच्छा थी. जिनके अंदर वो इच्छा नहीं थी जेनेटिक मेकअप में, उन्होंने प्रोक्रिएट नहीं किया, वो जेनेटिक मेकअप वही खत्म हो गया, काम खत्म. जिनके अंदर वो इच्छा थी थ्रू जेनेटिक मेकअप, वो आगे जीन आगे प्रोसीड करती रही और हमारे अंदर डिजायर टू रिप्रोड्यूस वो कंटिन्यू रहा. डिजायर टू रिप्रोड्यूस दो तरीके से है. वन ड्यू टू फीलिंग ऑफ मदरहुड एंड अनदर इज ड्यू टू द डिजायर टू गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद द ऑपोजिट जेंडर. ये सेम है. इनका आउटकम या जो इनका जो एम है वो सेम है. द प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट. ठीक है जी. अब खेल शुरू होता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स को ध्यान में रखता है. ये चीजें अब जो हम बात करेंगे ये हमारे अंदर बहुत डीपली इमोशनली एम्बेडेड नहीं है, लेकिन हमने इनको एज अ सॉल्यूशन किया है. कैसे? हमने रिप्रोड्यूस कर लिया, हमने एक पार्टनर चूज कर लिया, पार्टनर मोरलेस डेडिकेटेड भी लगा हमें प्यार को देखते हुए, प्रोजेनी भी हो गई है. हम रियलाइज करते हैं कि बुढ़ापा तो आएगा, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो जनरेशंस हैं उनसे हमें देखते आए हम कि ओल्ड एज आती है एंड ओल्ड एज इज ट्रबलसम. ओल्ड एज इज ट्रबलसम. जो हम जवानी में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, आपने वो स्ट्रेंथ फील की है जो लोग अभी भी जवान है या जवानी से गुजर चुके हैं? बताएं एक बार, क्या आपने वो ताकत महसूस की है when you are young, when you feel that you can conquer everyone and conquer the world and everything and you can achieve whatever you want? Have you all have felt that feeling or not? Yes, sir. Yes, sir. है ना? वंडरफुल. ये जो फीलिंग होती है ये जवानी में जो आती है, सून जब शादी होके बच्चे हो जाते हैं ना, हम रियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब बुढ़ापा आने वाला है. वो जो इमोशनल फीलिंग्स हैं जो बुढ़ापे को लेकर हैं, वो हमारा जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके थ्रू हमारे अंदर ही आता है कि दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर फ्यूचर मिजरीज. फ्यूचर मिजरी, अभी तो कोई दुख नहीं है, हमें फ्यूचर के लिए तैयार होना है. ठीक है. फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए हमें क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं? Sir, good Resources health and somebody to take care of us. Wonderful. Resources. Resources, and wonderful. More or less support ये तीन है. Sir, love and somebody Social support who is system, wonderful. empathetic. So आप ये देखेंगे, अगर हम बड़े लेवल पे सोचे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. चीजें यही है. बुढ़ापे का ध्यान रखने के लिए हमें एक पार्टनर चाहिए.